आज हम पढ़ेंगे प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा क्या है? इट्स अ लाइनिंग ऑफ द लंग्स। ये हमारे लंग्स है और लंग्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो लेयर बनी हुई है इसको प्लूरा कहते हैं। जब भी इसके अंदर फ्लूइड जमा हो इसको हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इसके एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। द प्लूरल मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। मीजोडर्म इसका डेराइवेशन जो है वो मीजोडर्म से है। ये भी एमसीक्यूज का एक पॉइंट है। हिस्टोलॉजी अगर इसकी देख ले तो ये क्या है? ये एक सिरोजा है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरोजल सरफेस है। जैसे हार्ट को, हमारे बॉडी के अंदर बहुत से सिरोजल सरफेसेस है। जैसे हमारे हार्ट को जो सिरोजा ने कवर किया है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। जैसे हमारे एब्डोमेन के जो अर्गन है उसको जिस सिरोजा ने कवर किया है उसको कहते हैं पेरिटोनियम, और लंग्स को जिसने कवर किया है उसको कहते हैं प्लूरा। अब ये वो तमाम सिरोजल सरफेस है जिसने हमारे बॉडी के डिफरेंट अर्गन्स को कवर किया है। तो लंग्स को जिस सिरोजा ने कवर किया है उसको कहते हैं प्लूरा। अब ये जो सिरोजा है ये दो चीज़ों से बनी है। एक है एडवेंटिशिया और दूसरा है ब्लड वेसल्स, और दूसरा है मीजोथेलियल सेल। सॉरी, ये एडवेंटिशिया और मीजोथेलियल सेल से बनी हुई है। एडवेंटिशिया फिर मज़ीद दो चीज़ों से बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल से। ठीक है, तो सिरोजा मेसोथेलियल सेल से बनी हुई है। जब भी इसी मेसोथेलियल सेल्स के अंदर कोई मैलिग्नेंसी पैदा हो जाए तो इसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा। मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा का सबसे जो बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है एस्बेस्टोसिस। और अगर पेशेंट एस्बेस्टोसिस से इफ़ेक्ट हो जाए तो तकरीबन 45 इयर्स के बाद भी मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा का चांस होता है। अब आते हैं प्लूरा की तरफ। तो प्लूरा इज़ मेड फ्रॉम द 2 लेयर्स। दो किस्म की लेयर से बनी हुई है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये प्लूरा दो मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये है। अब अंदर का जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन, और जो बाहर का है इसको कहते हैं पेराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच क्या है? इन दोनों के बीच एक कैविटी है, एक खाली जगह है, उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और उस प्लूरल कैविटी के अंदर जगह है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं। उसी स्पेस के अंदर क्या है? फ्लूइड्स है। नॉर्मली उसमें फ्लूइड है, कितना है? 5 to 10 ml। और ये फ्लूइड कहाँ से आता है? ये फ्लूइड पेराइटल प्लूरल कैपिलरी से आता है। ये जो पेराइटल प्लूरा है इसकी जो कैपिलरीज है वहाँ से ये फ्लूइड आता है, और फिर ड्रेन कैसे होता है? फिर प्लूरल लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए ड्रेन होता है। और इसका काम क्या है? काम इसका ये है कि ये दोनों विसरल और पेराइटल के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कम करता है। दोबारा बता देता हूँ, विसरल प्लूरल और पेराइटल प्लूरल के दरमियान एक खाली जगह है जिसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं। उसके अंदर फ्लूइड भरी हुई है जो 5 से 10 ml के दरमियान है। ये फ्लूइड कहाँ से आता है? ये पेराइटल प्लूरल कैपिलरीज से आते हैं। और कौन इसको ड्रेन करता है? दोबारा ले जाता है प्लूरल लिम्फेटिक सिस्टम इसको ड्रेन करता है। और इसका काम क्या है? काम इसका यही है कि ये दोनों लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कम करती है। अब प्लूरल एफ्यूजन की डिफिनीशन क्या है? प्लूरल एफ्यूजन की डिफिनीशन यही है कि जब भी इसी प्लूरल स्पेस में 10 ml से ज़्यादा फ्लूइड भर जाए इसको कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन।
यही एफ्यूजन जो है ये ट्रांसोडेटिव भी हो सकती है और एक्सोडेटिव भी हो सकती है। ट्रांसोडेटिव का मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट लेस देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, या उसके अंदर जब प्रोटीन बढ़ जाए मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, तो इसको हम कहते हैं एक्सोडेटिव प्लूरल फ्लूइड। अब सबसे पहले आते हैं ट्रांसोडेटिव के ऊपर कि ये किस तरह होता है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ब्लड वेजल्स है, ठीक है। इसी ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहे हैं। अब ये ब्लड चाहती है कि यह इस ब्लड वेजल से बाहर निकले। अब ये बाहर निकलने का जो फोर्स है इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये ब्लड वेजल चाहती है कि ये ब्लड वेजल्स के अंदर ही रहे। वो कौन सी प्रेशर है? वो है अनकोटिक प्रेशर। तो ये दोनों प्रेशर जो है वो नॉर्मली क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर हो जाए। तो ट्रांसोडेटिव कब होगा? जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और अनकोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। तब ट्रांसोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन होगा। और प्लूरल एफ्यूजन बाइलेटरल यानी दोनों लंग्स के अंदर अगर प्लूरल एफ्यूजन हो जाए बाइलेटरल, तो बाइलेटरल प्लूरल एफ्यूजन का जो काज है वर्ल्ड वाइड वो है हार्ट फेलियर। एक साइड पर किसी और पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है, मगर बाइलेटरली अगर हो जाए तो इट मीन्स के इट्स ड्यू टू हार्ट फेलियर। अब आते हैं कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। अब आप ये रेड कलर में देख रहे हैं, ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लूइड्स को बाहर निकालना चाहती है। नॉर्मली बोथ क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होती है? हार्ट फेलियर के अंदर, कार्डियक टिम्पनेट के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर और मेगस सिंड्रोम के अंदर, या मेगस सिंड्रोम के अंदर। ये मेगस सिंड्रोम क्या है? ये राइट साइड फ्लूरल एफ्यूजन है। जब भी फ्लूरल एफ्यूजन राइट साइड पर हो जाए इसको कहते हैं मेगस सिंड्रोम। ये किस वजह से होता है? और इसके साथ ओवेरियन फाइब्रोमा होता है। ओवेरियन फाइब्रोमा क्या चीज़ है? ये एक सॉलिड ट्यूमर है, सॉलिड और बिनाइन ट्यूमर है जो ओवरीज में होता है। अब ये क्या करता है? एनाटॉमिकली जो राइट ओवेरियन वेन है उसको क्या करते हैं? उसको डिप्रेस करते हैं। जब उसको डिप्रेस करेगा तो इंक्रीज होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब भी हाइड्रोस्टैटिक राइट साइड पर इंक्रीज होगा तो राइट साइड प्लूरल एफ्यूजन होगा, और इसके साथ साथ एसाइटिस भी होती है। तो इसको हम कहते हैं मेगस सिंड्रोम। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है? अब ये ऑनकोटिक प्रेशर किस चीज़ की वजह से होता है? ये प्रोटीन की वजह से होता है। और उस प्रोटीन में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो कौन सी चीज़ है? वो है एल्ब्यूमिन। तो अब या वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब लीवर फेलियर होगा तो ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होंगे, या वो प्रोटीन जो है किडनी के रास्ते यूरिन में निकल जाए, बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाए। तो ऐसा कंडीशन जो प्रोटीन को एक्सपेल आउट करता है इसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। या वो प्रोटीन हम खाएं मगर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो, इसको कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन। वो प्रोटीन ही हम न खाएं न लें। तो इस वजह से ट्रांसोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन होता है। अब एक्सोडेटिव किस वजह से होता है? अब आप देख सकते हैं कि एक्सोडेटिव उसे कहते हैं जब मोर देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन हो जाए और क्या हो जाए? वेजल वॉल इंजरी हो जाए। वेजल वॉल इंजरी कब होगा? जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई इन्फ्लेमेशन होगा, या कोई मैलिग्नेंसी होगी, ठीक है। तो तब एक्सोडेट प्लूरल एफ्यूजन होगा। अब इन्फेक्शन में क्या होगा? पैरानिमोनिक इफ्यूजन यानी निमोनिया कैन लीड टू
एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, उसके बाद टीबी, एम्पाइमा, एब्सिस एंड प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड एम्पाइमा। तो ये तीन चीज़ें, ये तीन इन्फेक्शन कर सकती है ये। उसके बाद इन्फ्लेमेशंस जैसे ऑटो इम्यून है, जैसे SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस बहुत सी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम और डिफरेंट ऑर्गन को इन्वॉल्व कर दी है, मगर ये एक इन्फेक्शन काज करती है जिसको हम कहते हैं सिरोसाइटिस। तो सिरोसाइटिस के अंदर तो क्या आता है, पेरिकार्डियम आता है, प्लूरा आता है और पेरिटोनियम आती है। तो ये तीन फीस को इफ़ेक्ट करती है। और उसके बाद ड्रग एड्यूस SLE जैसे हाइड्रोलाइजिन, आइसोनियाजिड, प्रोजेनामाइड, ये ऐसी ड्रग है जो SLE काज करती है। और इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, इसके अंदर एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। वो SLE जो किसी ड्रग की वजह से होगा उसके अंदर एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। और स्क्लेरोडर्मा, ये चीज़ें एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन कर सकती है। अब आते हैं मैलिग्नेंसी के ऊपर। तो ऐसी मैलिग्नेंसीज भी है जो एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन करती है, जैसे मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा, जैसे सेकेंडरी मेटास्टैटिक, यानी प्राइमरी जो मैलिग्नेंसी होगा वो मेसोथेलियोमा का होगा और जो सेकेंडरी होगा वो किसी और जगह से लंग्स की तरफ आया होगा। अच्छा, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस भी कस कर सकती है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस किस तरह कस करती है कि एक्टिव प्रोटीएज एंजाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वेजल वॉल डैमेज होती है, और जिससे क्या होता है, जिससे कोलाजिन रिलीज़ होता है। और कोलाजिन आपको पता है कि दे आर प्रोटीन्स। अब रीनल फेलियर भी एक्सोडेटिव काज कर सकती है, जैसे यूरीमा या चाइल्ड्स एफ्यूजन। चाइल्ड्स एफ्यूजन क्या है कि लैम्प के अंदर की प्लूरा के अंदर ट्राइग्लाइसराइड यानी लिपिड्स, क्या फ्लूइड्स की जगह लिपिड्स आ जाए, इसको कहते हैं चाइल्ड्स एफ्यूजन। वो किस चीज़ वजह से आती है, वो लैम्प की ड्रेनेज की रप्चर की वजह से आ सकते हैं। अच्छा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है और पल्मोनरी इन्फार्क्शन कैन लीड टू एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन। ट्रांसोडेटिव एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन के काजेस को याद करना बड़ा ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अच्छा, पढ़ते हैं अभी एक केस से बड़ी बात अभी इसमें हमने समझाना है। केस में लिखा गया है कि 57 ईयर ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम CLD, ठीक है, CLD का पेशेंट है। उसका जो सीरम प्रोटीन है वो कितना है, 2 ग्राम पर डेसीलीटर, इज हैविंग प्लूरल एफ्यूजन्स विद द प्लूरल प्रोटीन इज 2 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये एक्सोडेट है। अब जवाब में लिखा है एक्सोडेट, और उधर हमने ये पढ़ा कि जब मोर देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, 3 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो वो एक्सोडेट होगा। अब इधर लिखा है 2, हमने जवाब में लिखा है एक्सोडेट। अब इसकी बात क्या है, इसकी बात ये है कि ये क्या है, 2 है हम, और ये भी 2 है, हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, द आंसर विल बी 1, ठीक है। अब इस मामले को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइट क्राइटेरिया पढ़ना होगा। लेकिन लाइट क्राइटेरिया से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि CLD का मतलब ये है कि लीवर क्या है, लीवर फेलियर है। लीवर जब फेल है तो प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन जब नहीं बनेगा, जितना बनेगा, फॉर एग्जांपल कि 2 मिलीग्राम है या 3 मिलीग्राम है, ये जो सारा के सारा किधर आएगा, ये तो फ्लूरा के अंदर आएगा, ठीक है। तो जितना प्रोटीन लीवर ने प्रोड्यूस किया है वो सारा लंग्स के अंदर आएगा। अगर ये 1 होगा तो 1 इधर आएगा, अगर ने 3 प्रोड्यूस किया है तो 3 आएगा उधर। तो लीवर क्या है, डैमेज है। अब ऐसी केसेस में एक्सोडेट को हम किस तरह मालूम करते हैं, इसके लिए जो क्राइटेरिया बनाई गई है उसको कहते हैं लाइट्स क्राइटेरिया, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन फ्यूजन, ठीक है।
प्लूरल एफ्यूजन के अंदर अगर हमने एक्सोडेट को मालूम करना है तो हमने लाइट क्राइटेरिया को समझना होगा। लाइट क्राइटेरिया की अगर नीचे तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी पॉजिटिव हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन कहेंगे। सबसे पहले अगर प्लूरल प्रोटीन्स और सीरम प्रोटीन मोर देन 0.5 हो जाए, अब इस क्राइटेरिया में देखते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करते हैं, इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 इज़ मोर देन 0.5 तो इट मीन्स देयर आर एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन। और दूसरा ये कि फ्लूरल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को हम मालूम करते हैं और सीरम एलडीएच को भी मालूम करते हैं। अगर ये इसकी रेशो 0.6 से ऊपर आ जाए तो फिर भी हम इसको क्या करते हैं, एक्सोडेट समझेंगे। अगर सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और सीरम एलडीएच इसकी रेशो 2 यानी इसकी क्या, इसका 2% हाई जो है सीरम एलडीएच का हाई रेशो, अगर उसकी 2% अगर इसको 3 में डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ नंबर्स के ज़रिए। फॉर एग्जांपल क्या है, हाई सीरम एलडीएच जो है वो 3 है, ठीक है, और प्लूरल एलडीएच जो है वो 2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये क्या होगा, ये एक्सोडेट पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका 2/3 जो है वो इधर पॉजिटिव है। तो इन तीनों रेशो में से अगर कोई एक रेशो भी पॉजिटिव हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि लाइट्स क्राइटेरिया के मुताबिक ये चीज़ क्या है, ये एक्सोडेट है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स में अगर आप देख ले तो ये इंसीडियस ऑनसेट होगा, प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, कफ होगा, ड्राई या प्रोडक्टिव कफ होगा, चेस्ट पेन होगा और वो चेस्ट पेन क्या होगा, वो डल होगा। और जो भी डिजीज़ के साथ मुंसलिक होगी उसकी फ़ीचर्स आएंगे, जैसे हार्ट फेलियर में के फ़ीचर्स आएंगे और जैसे SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, TB, निमोनिया, वो सारी चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी वो सारों की क्या होगी, उसके साइन सिम्टम्स इसके साथ आएंगे। अब आते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। तो पेशेंट आपको टेकिपनिया मिल जाएगा, टेकिकार्डिया मिल जाएगा और साइनोसिस मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। तो इंस्पेक्शन में हमें बल्ज मिलेगा, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ऑन अफेक्टेड साइड मिलेगा। फिर आते हैं पल्पेशन के ऊपर। तो पल्पेशन में क्या होगा, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट होगा और अफेक्टेड साइड के ऊपर। और ट्रेकिया विल बी फुश्ड, हमने पहले कहा था कि ट्रेकिया के बारे में हम राइट और लेफ़्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कौन उस डिज़ीज़ की तरफ अगर ट्रेकिया मुड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे कि द ट्रेकिया आर पुल्ड। अगर इस टाइप पर डिज़ीज़ है और इसने ट्रेकिया को इस साइड पर कर दिया है तो इसको हम कहते हैं कि पुश। तो इसके अंदर क्या होगा, द ट्रेकिया आर पुश्ड टू द अपोजिट साइड, ट्रेकिया दूसरे साइड पर होगी। और इसके अंदर जो वोकल फ्रेमेटिस है वो कम होगा। वोकल फ्रेमेटिस हमने कहा था कि हम पेशेंट के चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि 3-3 9-9 या 9-9 बोलो, हम उस वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। अगर हम हाथ से इसको महसूस करें, इसको कहते हैं वोकल फ्रेमेटिस। और अगर स्टेथोस्कोप से इसको को हम देख ले तो फिर इसको कहते हैं वोकल रेजोनेंस, ठीक है। तो वोकल रेजोनेंस और वोकल फ्रेमेटिस दोनों इसमें कम हो गए। अब आते हैं परकशन के ऊपर। अगर हम इसको परकशन करेंगे तो ये परकशन क्या होगा, हाल मार्क इसका है स्टोनी डल परकशन। आप MCQs के लिए ये बात याद रख ले कि फ्लूरल एफ्यूजन का क्वेश्चन हो और उसमें स्टोनी डल परकशन का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो स्टोनी डल परकशन क्या होगी, इट्स अ हॉल मार्क ऑफ द फ्लूरल एफ्यूजन्स। हॉल मार्क से अक्सर मेजॉरिटी क्वेश्चन हॉल मार्क के ऊपर आते हैं। तो ये स्टोनी डल परकशन कब होगा, जब 500 ml फ्लूइड होगा फ्लोरा के अंदर, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी फ्लूइड है। अस्कल्टेशन पर हम क्या करेंगे, ईयर एंट्री कम होगी, ब्रोड साउंड कम होंगे और क्या होगा, वोकल रेजोनेंस कम होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इसके लिए चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे का पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू लेंगे,
उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो कार्डियोपेरेनिक और कोस्टोपेरेनिक एंगल है, ये क्या, ये कौन सी एंगल है, ये और ये कोस्टोपेरेनिक एंगल है, ये कोस्टोपेरेनिक और ये कार्डियोपेरेनिक एंगल है। तो ये कार्डियोपेरेनिक दोनों क्या होंगे, दोनों ब्लंट होंगे। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल ब्लंट हो चुके हैं। ट्रेकिया जो है वो क्या है, वो पोस्ट हो चुकी है। अब ये ब्लंटिंग कब मिलेगी, उस वक्त हम मिलेगी जब 200 से लेके 250 ml फ्लूइड होगा। ठीक है, यानी माइल्ड प्लूरल एफ्यूजन होगा। जब भी 500 ml होगा तो अब जो ब्लैकिंग नज़र आती है ये हमें फुल वाइट नज़र आएगा। यानी क्या होगा, जब भी 1000 और जब 1000 तक पहुंच जाएगा तो बिल्कुल लंग नज़र ही नहीं आएगी, सारा एरिया क्या होगा, वाइट होगा। अब अगर इसके बाद हम ये पढ़ते हैं, अगर हाइड्रोनीमोथोरस होगा तो ये फिर क्या होगा, ये कनकेटिव अप साइड पर नहीं होगी, दे आर वेरी इक्वल इन साइज। ठीक है, तो फ्लूइड का एक खासियत ये भी है कि ये कनकेटिविटी अपवर्ड करती है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं इसके वाले जो अल्टरनेट इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस है वो क्या है। अब हमने पढ़ा जब भी 10 मिलीलीटर से बढ़ जाए, लेकिन इधर तो 500 की बातें हो रही थी एक्सरे के ऊपर। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें 500 से कम भी हो वो बता दे। तो वो अगर हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। अब जनाब चेस्ट एक्सरे कैसे करेंगे, अब चेस्ट एक्सरे का हम जो है ना पोजीशन चेंज करेंगे। हम पोजीशन के लिए क्या करेंगे, लेटरल व्यू करेंगे। और लेटरल व्यू हमें क्या बताएगा, हमें मोर देन 50 ml फ्लूइड के बारे में भी बताएगा। अब आप साहिबान इस पिक्चर को देख लें, ये आपके साथ है पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू। पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना ये वाइट है इसका मतलब है कि दे आर फ्लोरल एफ्यूजन। और अब ये इसका क्या है, लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में आप देख सकते हैं दे आर फ्लोरल एफ्यूजन। और लेटरल हमें क्या बता देता है, हमें बताता है कि मोर देन 50 ml फ्लूइड्स आर प्रेजेंट हियर। अब अगर इससे भी कम है तो हम डिक्यूबिटस वेव से भी व्यू से भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड जो है, अल्ट्रासाउंड क्या करता है, अल्ट्रासाउंड हमें मोर देन 10 ml फ्लूइड के बारे में, ये जनाब अल्ट्रासाउंड की पिक्चर है, आप इसको दे सकते हैं। दे आर डायफ्राम, एसाइटिस, प्लूरल एफ्यूजन्स। और आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, दे आर फ्लोरल एफ्यूजन्स है। ठीक है ना, तो ये फ्लोरल एफ्यूजन मोर देन 10 ml होगा तो अल्ट्रासाउंड इसको क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। अब जनाब आपको पता चला कि फ्लोरल एफ्यूजन तो हो गई है, मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्यों, क्योंकि अभी हमने मालूम करना है कि जनाब ये जो फ्लूइड है अब इसकी एटियोलॉजी कौन सी है। तो उस एटियोलॉजी को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एटियोलॉजी को मालूम करने के लिए देखेंगे, ये बातें तो हो गई कि कितना व्यू। अच्छा, एक बात दोबारा पढ़ते हैं इसको ना, कि क्लिनिकल डायग्नोस कब होगा, जब मोर देन 500 ml होगा। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू हमें मोर देन 200 ml के बारे में बताएगा, लेटरल व्यू मोर देन 50 और डिक्यूबिटस पे मोर देन 10 ml। अब आती है एटियोलॉजी को कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को देखेंगे किस चीज़ के बारे में, हार्ट फेलियर के लिए, कि पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर का पेशेंट है या नहीं है। हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम देखेंगे, जैसे पेरिकार्डियम, पल्पिटेशन, सिंकोपी, क्रेस्ट जीवीपी, इस चीज़ों को देखेंगे। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, फ्यूरासोमाइड देंगे, लूप डायरेटिक्स देंगे 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स के बाद दोबारा चेस्ट एक्सरे करेंगे। जब दोबारा चेस्ट एक्सरे करेंगे तो फ्लूरल एफ्यूजन को देखेंगे। अगर फ्लूरल एफ्यूजन अब नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि मेन काज हार्ट फेलियर। और अब हम फ्लूरल एफ्यूजन के ट्रीटमेंट के बजाय हार्ट फेलियर के डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। जैसी हार्ट फेलियर ठीक हो जाएगी तो फ्लूरल एफ्यूजन ऑलरेडी खुद बहुत ठीक हो जाएगी। अब अगर दोबारा हमने एक्सरे किया और फ्लूरल एफ्यूजन प्रेजेंट नहीं था, प्रेजेंट था अभी पहले, अगर नहीं था तो हार्ट फेलियर हमने किया, आप प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम प्लूरल टेप करेंगे या उसी फ्लूइड को हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपके साथ हम ये बात शेयर करते हैं। पहली बात,
For diagnosing the pleural tape, pleural effusion, insert needle in intercostal phase, always the area of the maximum dullness. अल्ट्रासाउंड गाइड के ऊपर आप अल्ट्रासाउंड में गाइड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड आपको गाइड करेगा कि भाई इस जगह पर आपने क्या करना है, यहाँ से फ्लूइड निकालना है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमारे ज़्यादा रश होने की वजह से अक्सर ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स का फ़्लो इतना ज़्यादा होता है। अब आते हैं क्या, needle should be inserted in the lower border of the lower rib. लोअर रिब फॉर एग्जांपल ये एक रिब है और ये दूसरा रिब है, ठीक है। अब हमने क्या डालना है, निडल शुड बी इंसर्टेड द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिम्ब। ये इस रिब का अपर बॉर्डर है, ये इसका लोअर बॉर्डर है। इसके लोअर बॉर्डर में हम क्यों निडल नहीं डालते, इसलिए कि यहाँ पर न्यूरोवास्कुलर बंडल है। न्यूरोवास्कुलर बंडल का मतलब है कि यह आर्टरी है, वेन है और नर्व है। इस तीनों को हम कहते हैं न्यूरोवास्कुलर बंडल। तो ये न्यूरोवास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स। तो हम जब प्लूरल टेप करेंगे तो हम इसी रिब की अपर बॉर्डर में निडल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, अब इस पिक्चर में आप देख लें, इस पिक्चर में आप देखें हम क्या करते हैं, 1 और 2 इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, बात यह ना कि अभी तो अगर आपने क्या करना है, अगर आपने फ्लूरल न्यूमोथोरक्स को निकालना है तो न्यूमोथोरक्स को निकालने के बाद है कि जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर आपने फ्लूरल फ्लूइड्स को निकालना है तो फ्लूइड आपको पता है नीचे की तरफ बैठती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस जगह पर इंसर्ट करेंगे जहाँ पर अल्ट्रासाउंड गाइडेड आपको बता दे कि यहाँ पर डलनेस ज़्यादा है, यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मगर एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि जो रिब्स की अपर बॉर्डर में आपने ये डालना है। अब आप कौन सी कितने सैंपल लेंगे, 4 सैंपल लेंगे और उसमें से एक सैंपल क्या करेंगे, एक सैंपल को आप भेजेंगे किस चीज़ को मालूम करने के लिए। अब आप इसको क्या करेंगे, मालूम करने के लिए भेजेंगे। अच्छा जी, पहला सैंपल जो है, पहला सैंपल आपको बताएगा लाइट क्राइटेरिया। लाइट क्राइटेरिया आपको बताएगा कि ये चीज़ एक्सोडेट है या ट्रांसोडेट है। अगर ट्रांसोडेट है तो फिर आप ट्रांसोडेट को देंगे और एक्सोडेट है तो आप एक्सोडेट को देंगे। अब एक्सोडेट को आपको तो पता है कि एक्सोडेट जो है उसकी तो काज तो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ये मेलेग्नेंसीज है। अब आप इन तीनों को रोल आउट करेंगे तो उन तीनों को रोल करने के लिए आप बायोकेमिस्ट्री भी करेंगे, कल्चर भी करेंगे, साइटोलॉजी भी करेंगे। अगर साइटोलॉजी के ऊपर मोर देन 20,000 WBC नज़र आए तो इट मीन्स कि एम्पाइमा है, यहाँ पर पस जमा हुआ है। अगर RBC मोर देन 1000 आए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हेमोरेजिक है, यहाँ ब्लड जमा हुआ है। और अगर साइटोलॉजी के ऊपर मेलिग्नेंट सेल्स आपको मालूम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या है, अभी यहाँ जो है प्राइमरी अगर होगा तो मेसोथेलियोमा होगा और सेकेंडरी अगर होगा तो कोई मैलिग्नेंट होगी। अब बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। बायोकेमिस्ट्री अगर मोर देन 40, हैरिसन के अंदर 60 लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर मोर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होगा तो इसका मतलब ये कि ये टीबी है या एम्पाइमा है या निमोनिया है। और इसके साथ पीएच भी कम होगा। ये तीनों हमें के बारे में बताएगा। अगर ट्राइग्लाइसराइड है, फिर भी मैंने बताया कि ट्राइग्लाइसराइड अगर मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, हमारे ब्लड के अंदर जो ट्राइग्लाइसराइड की वैल्यू है वो तकरीबन 200 मिलीग्राम तक है। और अगर फ्लूरल फ्लूइड के अंदर मोर देन 100 मिलीग्राम पर डिसीलीटर हो जाए तो इसको कम कहते हैं चाइल्ड्स एफ्यूजन, और जो किसी लिम्फेटिक सिस्टम के ड्रेनेज की वजह से आएगा। अगर डिक्रीज C3 और C5 मिल जाए कप्लीमेंट सिस्टम तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ चल रही है, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, एंडोमेट्राइड, आर्थराइटिस। और अगर एमाइलेज की
अगर एमाइलेज इसमें ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि यह एक्यूट पेनक्रेटाइटिस चल रही है। अब इतना सब कुछ आपने किया, आपने थोरेकोसिंथेसिस भी किया, साइटोलॉजी भी की, कल्चर भी किया, बायोकेमिस्ट्री भी की, मगर आपको पता नहीं चला कि डिज़ीज़ या डायग्नोज कौन सी है। तो फिर आप इसको क्या करेंगे, HRCT करेंगे, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन करेंगे। वो आपको बताएगा कोई इनफिल्ट्रेट, कोई निमोनिया, छुपी हुई निमोनिया के बारे में बताएगा, कोई छुपे हुआ मांस के बारे में बताएगा, कोई छुपा हुआ इन्फार्क्शन होगा उसके बारे में बताएगा। अब अगर फिर भी इससे कोई डायग्नोज न बनी तो आगे हम क्या करेंगे, फ्लोरल बायोप्सी करेंगे। अब ये HRCT की पिक्चर है, मैंने आप लोगों के लिए डाली हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, ये फ्लूइड है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि BBC को आपने कभी नहीं बोला। ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड बोन और कैल्सिफिकेशन ये वाइट नज़र आते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, दीज आर द फ्लूइड्स। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका बड़ा ही सिंपल और सादा है पढ़ने में। ठीक है, प्रैक्टिकल में बड़ा ही मुश्किल है। आप लोग बोलेंगे कि कौन सी डिज़ीज़ अगर आपको मिल जाए तो आपने ट्रीट द अंडरलाइन डिजीज़ करनी होगी।